विक्रम सोलर का Q1 FY26 का नतीजा कमाल का था, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हेडलाइन नंबर्स के पीछे बड़े-बड़े निवेशक और एनालिस्ट्स असल में क्या सवाल पूछ रहे थे? आज हम उनकी अर्निंग्स कॉल में पूछे गए सभी 36 सवालों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कंपनी के भविष्य को लेकर उनकी असली चिंताएं क्या हैं और उम्मीदें क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के लिए है, इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। सबसे पहले वो नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा, विक्रम सोलार के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल 484% की जबरदस्त बढ़त। सच में ये एक शानदार प्रदर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये सब टिकेगा? क्या ये सिर्फ एक क्वार्टर की अच्छी कहानी है? यही वो सवाल है जो बड़े बड़े एनालिस्ट ने अर्निंग्स कॉल के दौरान उठाए। हमारा काम है इन सवालों के पीछे की कहानी को सामने लाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के हालिया परफॉर्मेंस और मुनाफे की, जिस पर एनालिस्ट्स ने सबसे ज्यादा सवाल दागे। मजेदार बात यह है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से लेकर एसवीएन इन्वेस्टमेंट्स तक अलग अलग एनालिस्ट्स की चिंता एक ही थी। ये जो शानदार मुनाफा दिख रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है? उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की स्थिरता और दूसरे प्लेयर्स से तुलना पर गहरे सवाल उठाए। और यहीं पर ओमान इन्वेस्टमेंट का सवाल बिल्कुल सटीक बैठता है। विक्रम सोलर का ईबिटा मार्जिन है लगभग 21.4%, जबकि उनके कुछ डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स करीब 30% पर काम कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा अंतर है और जाहिर है निवेशक इसका कारण जानना चाहते थे। तो इस पर मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया? सीएफओ रंजन जिंदल ने साफ साफ समझाया। उन्होंने कहा कि ये अंतर इसलिए है क्योंकि विक्रम सोलर फिलहाल नॉन डीसीआर मार्केट पर फोकस कर रहा है, जबकि वो कंपनियां जिनके मार्जिन ज्यादा हैं वो डीसीआर यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मार्केट में हैं। ये एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजिक फर्क है। प्रॉफिट की बात तो हो गई, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, ये एक बहुत ही विशाल और महत्वाकांक्षी योजना है। रकम सुनिए, 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। कंपनी ने FY27 तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कैपेक्स प्लान किया है। अब इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही सवाल तो उठेंगे ही, है ना? तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, प्लान ये है कि मॉड्यूल कैपेसिटी को 4.5 गीगावाट से बढ़ाकर 17.5 गीगावाट कर दिया जाएगा। लेकिन असली गेम चेंजर है 12 गीगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब इतना बड़ा प्लान है तो इन्वेस्टर्स के मन में क्या चल रहा था? बिल्कुल सीधे सवाल, पैसा कहाँ से आएगा? क्या आईपीओ के अलावा और पैसा उठाना पड़ेगा? काम टाइम पर पूरा होगा या नहीं? और क्या इसमें कोई रिस्क है? ये वो सवाल हैं जो किसी भी बड़े एक्सपेंशन प्लान के दिल में होते हैं। आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर ये एनालिसिस आपको काम का लग रहा है तो हमारे काम को सराहने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में बहुत मदद करता है, तो प्लीज जरूर करें। चलिए, एक्सपेंशन प्लान तो ठीक है, लेकिन अभी हाथ में क्या है? अब बात करते हैं कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक की और मार्केट में उसकी स्ट्रैटेजी की, क्योंकि एक मजबूत ऑर्डर बुक ही तो भविष्य के रेवेन्यू का सबसे बड़ा संकेत है। विक्रम सोलर के पास फिलहाल 10.96 गीगावाट की एक मजबूत ऑर्डर बुक है। काफी सॉलिड नंबर है, राइट? इससे आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी तो मिलती है, लेकिन एनालिस्ट सिर्फ इस नंबर से खुश नहीं थे। वो इस ऑर्डर बुक के अंदर झांकना चाहते थे। वो पूछ रहे थे कि इसमें है क्या, यूटिलिटी स्केल का कितना हिस्सा है, कमर्शियल का कितना, डीसीआर ऑर्डर्स हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स्ड प्राइस हैं, क्योंकि इससे कंपनी पर कच्चे माल की कीमतों के उतार चढ़ाव का रिस्क आ सकता है। मतलब निवेशक सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और रिस्क भी देख रहे थे। यहाँ एक थोड़ा टेक्निकल पर बहुत ज़रूरी सवाल आया, एएलएमएम नियमों को लेकर, जो जून 2026 से लागू होने वाले हैं। तो कंपनी इसके लिए क्या कर रही है? मैनेजमेंट ने अपना पूरा 4 स्टेप प्लान समझाया। अभी बाहर से नॉन डीसीआर सेल खरीदेंगे, फिर कुछ समय के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से टाई अप करेंगे और आखिरकार अपनी 12 गीगावाट की इन हाउस सेल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं भविष्य की, एक ऐसे सेक्टर की जिसे अगला बड़ा फ्रंटियर माना जा रहा है।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BESS। अब ये BESS क्या चीज़ है? अगर आसान भाषा में समझें तो ये सोलर पावर के लिए एक पावर बैंक जैसा है। दिन में जब धूप हो तो सोलर एनर्जी को स्टोर करो और रात में या जब बादल हो तब उसे इस्तेमाल करो। सिंपल। ये रिन्यूएबल एनर्जी को भरोसेमंद बनाने की चाबी है। तो ये मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। आज भारत में 200 मेगावाट से भी कम BESS है और 2030 तक जरूरत कितनी होंगी? 236 गीगावाट आवर। मतलब ग्रोथ की संभावना जबरदस्त है और यही वजह है कि निवेशक इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं। इसी पोटेंशियल को देखकर एनालिस्ट ने सीधे मुद्दे पर सवाल पूछे। विक्रम सोलर का प्लान क्या है? वो BESS बनाएंगे या प्रोजेक्ट्स लगाएंगे या दोनों? पैसा कैसे बनेगा? वो बेसिकली ये जानना चाहते थे कि कंपनी इस बड़े मौके को भुनाने के लिए कितनी तैयार है। तो हमने ये सारे 36 सवाल देखे। अब अगर इन सब को मिला दें तो एक बड़ा सवाल बनता है, वो सवाल जो हर निवेशक के मन में है। अगर पूरी बातचीत को हम 4 पॉइंट्स में बांटें तो निवेशकों के दिमाग में ये चल रहा है। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ये मार्जिन बने रहेंगे? दूसरा, एग्जीक्यूशन, क्या 6000 करोड़ का प्लान टाइम पर पूरा होगा? तीसरा, इंटीग्रेशन, खुद के सेल्स बनाने से मार्जिन और रिस्क पर क्या असर पड़ेगा? और चौथा, नए वेंचर्स, क्या BESS के लिए उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर और मजबूत है? तो देखिए, विजन तो बहुत बोल्ड है, महत्वाकांक्षा भी काफी है, लेकिन आखिर में सब कुछ एक ही चीज पर आ जाता है, एग्जीक्यूशन। सवाल बस एक ही है, क्या विक्रम सोलर इस विजन को हकीकत में बदल पाएगा? और इस सवाल का जवाब ही सब कुछ तय करेगा, जिस पर सभी निवेशकों की नजरें टिकी रहेंगी। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव्स पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।